नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक कहानी है, द टैलेंट थीफ। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो अपनी कल्पना को आज़ाद छोड़िए और कहानी में डूब जाइए। अध्याय 41। 200 अरब का चूहा। आर्यन की आंखों के सामने यूनफैंग का पूरा प्रोफाइल था। वह हैरान था कि यूनफैंग की रफ्तार अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। मीडियम स्पीड टैलेंट के साथ यूनफैंग की रफ्तार ध्वनि से 25 गुना तक जा सकती है। इतनी रफ्तार के सामने हेलियन परिवार के योद्धा टिक नहीं पाएंगे, आर्यन ने सोचा। घेराबंदी करने वालों में हेलियन बी सबसे मजबूत था, जिसके पास पीपिंग और अर्थ स्पीयर जैसे टैलेंट थे। लेकिन आर्यन का ध्यान अब लड़ाई से हटकर जमीन के नीचे मौजूद खजाने पर था। खदान का रक्षक। आर्यन ने अपनी स्पेस परसेप्शन जमीन के नीचे दौड़ाए। 420 मीटर नीचे उसे एक विशाल राक्षस दिखा, पेंगोलिन टेरेस्ट्रियल पैंगोलिन। इस राक्षस के पास डिफेंस, पावर और सबसे खतरनाक अर्थ एस्केप टैलेंट था। आर्यन समझ गया कि हेलियन भी 10 साल से यहाँ होने के बावजूद इस खदान को क्यों नहीं लूट पाया। वह जमीन के नीचे इस पेंगोलिन को हराने में सक्षम नहीं था। हेलियन परिवार ने जो रास्ता खोदा था, वहां से जाना सुरक्षित नहीं था, क्योंकि वहां सब पके जाते। लिटिल पर्पल, क्या अंदर जाने का कोई और रास्ता है? आर्यन ने चूहे को थपथपाते हुए पूछा। बदतमीज मालिक, लिटिल पर्पल ने मुंह फुलाया, फिर बताया, पेंगोलिन शिकार के लिए बाहर निकलने के लिए एक गुप्त सुरंग इस्तेमाल करता है। वह रास्ता एक झील के नीचे से होकर जाता है। खजाने की पहली झलक। आर्यन ने तुरंत झील की ओर टेलीपोर्ट किया। झील के नीचे एक संकरी सुरंग थी, जो सीधे पेंगोलिन के भूल भुलैया जैसे रास्तों में खुलती थी। आर्यन की स्पेस परसेप्शन के सामने वह भूल भुलैया कुछ भी नहीं थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा में युआन की सघनता बनने लगी। अचानक उसे पत्थर की दीवार पर एक सफ़ेद चमकता हुआ पत्थर दिखा। पहला युआन की पत्थर इतने सख्त थे कि साधारण इंसान उन्हें छू भी नहीं सकता था, लेकिन आर्यन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर बिना शोर किए उसे खोद निकाला और अपने निजी स्थान में रख लिया। दो तरफा फायदा। ऊपर यूनफैंग अकेले ही हेलियन परिवार का सफाया कर रहा था। आर्यन ने अपनी योजना बनाई। यूनफैंग को हेलियन परिवार से निपटने दो और फिर वह पेंगोलिन को उलझाएगा। तब तक मैं चुपचाप पीछे से सारा माल साफ कर दूंगा। आर्यन का काम शुरू हो गया। 11 पत्थर, 13 पत्थर, 20 पत्थर। आर्यन मजे से एक एक करके कीमती पत्थर बटोर रहा था। ऊपर मैदान में अब सिर्फ हेलियन भी अकेला बचा था। वह घायल था और यूनफैंग की रफ्तार के सामने लाचार था। आर्यन की योजना एकदम सटीक बैठ रही थी। बिना खून बहाए वह सबसे बड़ा विजेता बनने वाला था। और जब वह खदान में पहुंचेगा और उसे पता चलेगा कि आधे पत्थर गायब हैं, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या आर्यन पका जाएगा? हाँ, मैंने तुम्हें कमा का। तुम्हारा रफ्तार टैलेंट, स्पीड टैलेंट सच में मध्यम स्तर पर पहुंच गया है। मैं हार गया, हेलियन बी ने खून थूकते हुए कहा। यूनफैंग ने बिना किसी देरी के एक विंड ब्लेड से उसका सीना चीर दिया। हेलियन बी की मौत के साथ ही यूनफैंग को ढेर सारे स्टोरेज बैग और बेशकीमती सामान मिले। लेकिन उसकी असली मंजिल वह युआनची पत्थरों की खान थी। पहले मैं अपने घाव भरूंगा, फिर उस राक्षस को मारूंगा, यूनफैंग ने सोचा। उसे आधे घंटे का समय लगा और वह फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गया। चुपके से लूट। जब यूनफैंग और वह पेंगोलिन राक्षस जमीन के नीचे लड़ रहे थे, आर्यन पहले ही 200 पत्थर खोद चुका था। तुम दोनों लड़ते रहो, जब तक तुम्हारा फैसला होगा तब तक मैं खदान का बड़ा हिस्सा बटोर चुका हूंगा, आर्यन बुदबुदाया। आर्यन की स्पेस परसेप्शन के अनुसार उस खदान में लगभग 3000 युआन की पत्थर थे। आर्यन ने लिटिल पर्पल को भी काम पर लगा दिया। लिटिल पर्पल, आलस मत करो, मेरे साथ खुदाई करो। मालिक, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी, नन्ही चूहिया ने उत्साह से जवाब दिया। आर्यन अपनी शक्तियों की मदद से चट्टानों के बीच छिपे पत्थरों को एकदम सटीक देख पा रहा था। उसकी खुदाई की रफ्तार अविश्वसनीय थी। 300 पत्थर, 500 पत्थर। पेंगोलिन का अंतः। ऊपर यूनफैंग परेशान था, क्योंकि पेंगोलिन बार बार जमीन के अंदर घुसकर बच रहा था। उसने उसे सतह पर फुसलाया। इससे आर्यन का काम और आसान हो गया, क्योंकि अब उसे पके जाने का डर नहीं था। आर्यन ने अपनी खुदाई और तेज कर दी। 600, 800। तभी यूनफैंग ने खुदाई की धीमी आवाज़ें सुनी, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। उसने अपना आखिरी पत्ता, एक इल्यूजन बीड इस्तेमाल किया। पेंगोलिन उस मायाजाल में फंस गया और यूनफैंग ने एक ही वार में उसकी आंखों के रास्ते उसके दिमाग को नष्ट कर दिया। बड़ी चोरी और रवानगी। जैसे ही पेंगोलिन मरा, आर्यन ने अपनी स्पेस परसेप्शन से स्थिति को ताड़ लिया। अब और खुदाई संभव नहीं है। यूनफैंग ने पेंगोलिन को मार दिया है और वह अब नीचे आ रहा होगा। आर्यन और लिटिल पर्पल ने अब तक 1800 से ज़्यादा पत्थर बटोर लिए थे। अब जो पत्थर बचे थे, वे चट्टानों की गहराई में थे, जिन्हें खोदने में बहुत समय लगता। भागो, आर्यन ने लिटिल पर्पल को इशारा किया। वे उस गुप्त सुरंग और झील के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए।
जब यून फैंग खुशी खुशी खदान में पहुंचा तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई गुप्त रूप से उसकी खदान का आधे से ज्यादा माल पहले ही उड़ा चुका है। खदान से मीलों दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर आर्यन ने लिटिल पर्पल को रुकने का इशारा किया। लिटिल पर्पल ने अनिच्छा से अपना मुंह खोला और वह स्टोरेज बैग बाहर निकाला जो आर्यन ने उसे दिया था। आर्यन ने पत्थर गिने, 412 युआन की पत्थर। बहुत अच्छे लिटिल पर्पल, उसने चूहिया से वादा किया कि काम खत्म होने के बाद वह ये स्टोरेज बैग उसे ही दे देगा। लिटिल पर्पल खुशी से उछल पड़ी। उसके लिए एक स्टोरेज बैग होना किसी बड़े सपने जैसा था, अब वह जहां चाहे खजाने छिपा सकती थी। यून फैंग की हताशा। इधर खदान के अंदर यून फैंग दंग रह गया था। दीवारों पर ताज़ा खुदाई के निशान देखकर उसका खून खौल उठा। कौन सा चोर मेरे पत्थर चुरा ले गया, उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा। हालांकि उसने खुद को सांत्वना दी कि इतनी कम देर में कोई ज्यादा पत्थर नहीं ले जा सका होगा। उसने पागलों की तरह खुदाई शुरू की। 5-6 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद यून फैंग धूल से लथपथ और थका हुआ बाहर निकला। उसके हाथ में सिर्फ 500 पत्थर लगे थे। वह और भी ज्यादा निराश हो गया। उसने अंदाजा लगाया, शायद उस चोर ने 100 पत्थर लिए होंगे और मैंने 500, मतलब इस खदान में कुल 1000 पत्थर ही थे। शायद उस राक्षस ने बाकी सब खा लिए। यून फैंग को भनक तक नहीं थी कि आर्यन 2000 से ज्यादा पत्थर पहले ही साफ कर चुका है। अतुलनीय खजाना। आर्यन ने बचे हुए दिनों में लिटिल पर्पल की मदद से खजाने का ढेर लगा दिया। उसने 1000 साल पुरानी 50 जइयां खोजीं, 100 साल पुरानी 1000 जइयां बटोरीं, कल्टीवेशन टैलेंट बढ़ाने वाली 3 वस्तुएं और अपनी बहन के लिए आइस स्पिरिट ग्रास बर्फ तत्व घास भी हासिल की। गुप्त क्षेत्र का समय समाप्त हुआ और आर्यन स्पेस रिफ्ट से बाहर निकल आया। 200 अरब का प्रस्ताव। बाहर निकलते ही यूहीक ने उसे आवाज दी। जैसे ही उसकी नज़र आर्यन के कंधे पर बैठी लिटिल पर्पल पर पड़ी, वह चौंक गई। क्या ये पर्पल गोल्ड खजाना चूहा, पर्पल गोल्ड ट्रेजर रैट है? आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया। यूं ही ईर्ष्या से भर गई। आर्यन, क्या तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? ये कम से कम 100 अरब युआन का है, और अगर इसका ब्लडलाइन अच्छा है तो लोग इसके लिए 200 अरब भी देने को तैयार हो जाएंगे। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? ये सुनते ही लिटिल पर्पल कांपने लगी और आर्यन के दिमाग में चिल्लाई, मालिक, मुझे मत बेचना। क्या आर्यन 200 अरब के लालच में लिटिल पर्पल को बेच देगा? और जब वह घर लौटेगा तो अपनी बहन के लिए लाए हुए टैलेंट बढ़ाने वाले उपहारों से उसकी शक्ति में कितना बड़ा बदलाव आएगा। खजानों का व्यापार। अध्याय 42। 325 अरब का सौदा। आर्यन ने लिटिल पर्पल को थपथपाया और उसे निश्चिंत रहने का इशारा किया। उसने यूही से स्पष्ट कह दिया, क्षमा करना यूही, ये पहले ही मुझे अपना मालिक मान चुकी है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। यूही ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे यू परिवार के पास अनुबंध तोड़ने के तरीके हैं, तुम बस बेचने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन आर्यन अडिग था। उसे पता था कि 200 अरब तो बहुत छोटी रकम है। लिटिल पर्पल ने अकेले उसे 2200 से ज्यादा युआन की पत्थर खोजने में मदद की थी, जिनकी कीमत ही 2.2 ट्रिलियन 2200 अरब से ज्यादा थी। लिटिल पर्पल की हाई-टी खजाना खोजने की शक्ति अनमोल थी। खूनी सफर का अंत। गुप्त क्षेत्र का द्वार स्पेस रिफ्ट बंद होने का समय आ गया था। 1000 योद्धा अंदर गए थे, लेकिन बाहर 300 से भी कम लौट पाए। यो परिवार के भी सिर्फ 7 लोग ही जिंदा बचे थे। ये देखकर आर्यन को एहसास हुआ कि वह क्षेत्र कितना क्रूर था। अगर उसके पास हीलिंग टैलेंट और टेलीपोर्टेशन न होता तो शायद वह भी वहां की मिट्टी में मिल गया होता। यू फैंग जहाज वापस डायमंड सी बेस की ओर उड़ चला। घर पहुंचते ही आर्यन अपनी कुछ अतिरिक्त जड़ी बूटियों और सामान को बेचने के लिए मार्शल पवेलियन की शाखा पहुंचा। मार्शल पवेलियन में धमाका। आर्यन ने जब अपने स्टोरेज बैग से सामान निकालना शुरू किया तो वहां मौजूद अनुभवी जौहरी और यूं ही दंग रह गए। मेज कीमती जड़ी बूटियों और धातुओं से भर गई थी। आर्यन ने बहुत सावधानी से सिर्फ अपनी लूट का 10वां हिस्सा, एक दस्त, निकाला था, जो उसके लिए साधारण था। भीड़ और सामान बढ़ता देख वहां के मुख्य पर्यवेक्षक मिस्टर खन्ना, हाई टियर सुपरवाइजर, खुद वहां पहुंचे। एक विशाल संपत्ति। आधे दिन की कड़ी जांच के बाद मिस्टर खन्ना ने घोषणा की, मिस्टर आर्यन, इन खजानों की कुल कीमत 321.4 अरब है। हमारा मार्शल पवेलियन इन्हें 325 अरब में खरीदेगा। साथ ही हम आपको एक वीआईपी कार्ड देंगे जिससे भविष्य में आपको 5% की छूट मिलेगी। क्या आपको ये सौदा मंजूर है? आर्यन ने शांति से सिर हिलाया, ठीक है, 325 अरब ही सही। आर्यन के खाते में अब इतनी दौलत थी कि वह अपनी और अपनी बहन की कल्टीवेशन की जरूरतों को कई सालों तक बिना किसी चिंता के पूरा कर सकता था। लिटिल पर्पल भी खुश थी क्योंकि उसे पता था कि उसके मालिक ने उसे सिर्फ चंद रुपयों के लिए नहीं बेचा। अब जब आर्यन के पास अपार धन और संसाधन हैं तो वह अपनी बहन तान्या के कल्टीवेशन टैलेंट को बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाएगा? और क्या डायमंड सी बेस के अन्य परिवार आर्यन की इस अचानक बढ़ी हुई दौलत से जलने लगेंगे?
मार्शल पवेलियन से बाहर निकलते समय यूही ने आर्यन को चिढ़ाते हुए कहा, आर्यन तुम तो अब बड़े रईस बन गए हो, पूरे 325 अरब। मेरा मन तो तुम्हें लूटने का कर रहा है। आर्यन ने भी मजाक में जवाब दिया, उसके लिए तुम्हें अपनी ताकत बानी होगी, अभी तुम मुझे नहीं लूट सकती। हंसी मजाक के बाद यूही ने उसे बताया कि 10 दिनों के बाद एक बड़ी नीलामी ऑक्शन होने वाली है। वहाँ हाई टियर युआन पावर बॉडी टेम्परिंग सीक्रेट आर्ट, हाई टियर युआन पावर बॉडी टेम्परिंग सीक्रेट आर्ट की नीलामी हो सकती है। एक ग्रैंड मास्टर के लिए यह बहुत जरूरी है। आर्यन ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उसे अपनी कल्टिवेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए इसकी सख्त जरूरत थी। एक प्यारा सा तोहफा। शाम को जब आर्यन घर पहुंचा तो उसकी छोटी बहन तान्या दौड़कर उसके पास आए। उसकी नज़र तुरंत आर्यन के कंधे पर बैठी लिटिल पर्पल पर पड़ी। भैया, ये चूहा कितना सुंदर है, क्या यह मेरे लिए है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए लिटिल पर्पल को तान्या को सौंप दिया। लिटिल पर्पल पहले तो घबराई कि क्या उसे बेच दिया गया है, लेकिन जब आर्यन ने उसे समझाया कि तान्या उसकी बहन है और वह उसका ख्याल रखेगी तो वह मान गई। जल्द ही घर के दोनों पालतू जानवरों में दोस्ती हो गई। लिटिल पर्पल ने अपनी चतुराई से बड़े और ताकतवर गोल्डी लिटिल गोल्ड को अपना चेला बना लिया। अब लिटिल पर्पल खुद चलने के बजाय गोल्डी की पीठ पर सवारी करती थी। आर्यन ये देखकर कई दिनों तक हंसता रहा। नया टैलेंट ट्रेजर सीकिंग। नीलामी का निमंत्रण मिलने के बाद आर्यन ने महसूस किया कि उसके कॉपी टैलेंट का कूलडाउन खत्म हो गया है। उसने तुरंत लिटिल पर्पल का हाई टियर ट्रेजर सीकिंग टैलेंट कॉपी और इंटीग्रेट कर लिया। जब उसने इस शक्ति का परीक्षण किया तो उसे एक अद्भुत नज़ारा दिखा। खजानों से अलग अलग रंग की रोशनी निकल रही थी। सफ़ेद रोशनी, साधारण खजाना जैसे 100 साल पुराना जिनसिंग। लाल रोशनी, कीमती खजाना जैसे युआन की पत्थर। पीली रोशनी, दुर्लभ खजाना जैसे दिव्य आत्मा फूल। आर्यन ने पाया कि वह 10 मील करीब 16 किलोमीटर के दायरे में किसी भी छिपे हुए खजाने का पता लगा सकता था। ये तो कमाल है, उसने सोचा। अगला लक्ष्य, अब आर्यन के पास एक और कॉपी करने का मौका बचा था। डेमन सी बेस में सबसे ऊंचा टैलेंट असाधारण एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्तर का है। मुझे कई असाधारण टैलेंट को आपस में मिलाकर एक और भी ऊंचा टैलेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसने अपना सामान बांधा और यून परिवार के इलाके की ओर निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था यून फैंग का असाधारण कल्टीवेशन टैलेंट चुराना। क्या आर्यन यून परिवार की कड़ी सुरक्षा के बीच यून फैंग तक पहुंच पाएगा, और क्या दो असाधारण टैलेंट को मिलाने से सच में एक नया सुपर टैलेंट पैदा होगा? नीलामी में उसे कौन सी नई चुनौती मिलेगी? आर्यन यून परिवार के इलाके में गया था ताकि वह यून फैंग का असाधारण ट्रांसेंडेंट टैलेंट कॉपी कर सके, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। यून फैंग अपने परिवार की गहराइयों में छिपा था, जहां आर्यन की 500 मीटर की रेंज नहीं पहुंच पा रही थी। उसने तय किया कि वह नीलामी ऑक्शन में अपना भाग्य आजमाएगा। मार्शल पवेलियन का मुख्यालय। नीलामी का दिन आ गया। आर्यन मार्शल पवेलियन के 100 मीटर ऊंचे भव्य मुख्यालय पहुंचा। वहां की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि पहरेदार भी ग्रैंड मास्टर स्तर के थे। आर्यन ने अंदर कदम रखा और अपनी कॉपी टैलेंट की रेंज को पूरे हॉल में फैला दिया। वहां मौजूद ज्यादातर लोगों के पास टॉप टियर टैलेंट थे, लेकिन कोई असाधारण नहीं। आर्यन ने अपनी शक्ति को और विस्तार दिया और सीधा 15वीं मंजिल, सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचा दिया। वहां उसे अपना शिकार मिल गया। नाम चांग। कल्टीवेशन टैलेंट असाधारण ट्रांसेंडेंट ग्रेड। ग्रेविटी टैलेंट एलिमेंट्री ग्रेविटी टैलेंट। आर्यन ने बिना देरी किए उसे कॉपी कर लिया। लगता है ये कोई किंग लेवल का बुजुर्ग योद्धा है, उसने सोचा। उसने तय किया कि वह इसे घर जाकर ही अपने शरीर में समाहित इंटीग्रेट करेगा। नीलामी का रोमांच। नीलामी शुरू हुई। शुरुआत में कुछ ऐसी चीजें आईं जो कल्टीवेशन की रफ्तार बढ़ाती थीं, जिनकी कीमत 1-2 अरब तक गई। आर्यन ने 11 अरब की भारी कीमत चुकाकर हरिकेन किंग के कल्टीवेशन अनुभवों की डायरी खरीदी। लोग उसे मूर्ख और लुटाऊ समझ रहे थे, लेकिन आर्यन को पता था कि बिना किसी गुरु के एक किंग के अनुभव उसके लिए कितने कीमती हैं। तभी वह चीज सामने आई जिसका आर्यन को बेसब्री से इंतजार था। पर्पल ब्लड बॉडी फोजिंग तकनीक। नीलामीकर्ता ने एक पुरानी पांडुलिपि स्क्रॉल दिखाते हुए कहा, अगली वस्तु एक सुपर बेस मिडल सी बेस से आए एडवांस्ड शरीर सुदृढ़ीकरण तकनीक है। पर्पल ब्लड बॉडी फोजिंग तकनीक। पर्पल ब्लड बॉडी फोजिंग टेक्निक। हम इसकी सत्यता की गारंटी देते हैं। शुरुआती बोली 30 अरब युआन। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। 30 अरब एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन एक ग्रैंड मास्टर को किंग स्तर तक ले जाने के लिए ये तकनीक अनमोल थी। आर्यन की आंखें चमक उठीं। यही वह चाबी थी जो उसे डेमन सी बेस के सबसे ताकतवर योद्धाओं की कतार में खड़ा कर सकती थी। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आर्यन इस तकनीक को जीत पाएगा या कोई और बड़ा परिवार उसे चुनौती देगा? और घर लौटकर जब वह असाधारण टैलेंट को अपने शरीर में मिलाएगा तो उसकी शक्ति में कितना भयानक बदलाव आएगा? अध्याय 43 रहस्यमयी खजाना।
सिर्फ 30 अरब, इतना सस्ता। एक उच्च स्तरीय अमृत ऊर्जा शरीर शोधन कला, हाई लेवल प्राइमल फोर्स बॉडी टेम्परिंग सीक्रेट आर्ट तो किसी बड़े परिवार की नींव रख सकती है। एक योद्धा ने हैरानी से पूछा। नीलामी में भाग ले रहे अन्य योद्धा भी उत्सुक थे। डेमन सी बेस में बड़े परिवारों की संख्या कम होने का मुख्य कारण इन गुप्त कलाओं पर उनका कड़ा नियंत्रण है। मध्य स्तरीय कलाएं तो आम हैं, लेकिन उच्च स्तरीय कलाएं अत्यंत जटिल और अद्वितीय होती हैं। एक अकेली ऐसी कला किसी छोटे परिवार को दिग्गज बना सकती है। नीलामी संचालक ने स्पष्ट किया, सब ध्यान दें, ये तकनीक असली है, लेकिन इसे फैलाया नहीं जा सकता। इसे एक विरासत रत्न हेरिटेज बीट में कैद किया गया है जिस पर एक आत्मा कवच लगा है। इसे सीखने वाले को अकेले ही अभ्यास करने की शपथ लेनी होगी। इसी कारण इसकी कीमत 30 अरब रखी गई है। ये सुनकर कई लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई क्योंकि वे बड़े संगठनों से थे जहां ऐसी तकनीकें मुफ्त मिल जाती थीं। लेकिन आर्यन जैसे स्वतंत्र योद्धाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका था। आर्यन ने सोचा, लगता है मुकाबला कड़ा होगा। लेकिन वह बैंगनी रक्त शोधन तकनीक, पर्पल ब्लड बॉडी टेम्परिंग टेक्निक पाने के लिए दृढ़ था। धन के मामले में उसे यकीन था कि कोई भी साधारण योद्धा उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो झोंगहाई सुपर बेस जैसे और भी बड़े ठिकाने अस्तित्व में हैं। आर्यन को अब दुनिया के विस्तार में और भी दिलचस्पी होने लगी थी। क्या ये सारी तकनीकें वहीं से आती हैं? भारत अब कितना बड़ा हो चुका है? ये सवाल उसके मन में कौंध रहे थे। नीलामी शुरू हुई। 35 अरब, 40 अरब, 80 अरब, कीमत आसमान छू रही थी। 80 अरब तक पहुंचते पहुंचते ज्यादातर योद्धा पीछे हट गए। तभी आर्यन ने अपनी बोली लगाई, 100 अरब। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें आर्यन पर टिक गईं। लोग फुसफुसाने लगे, क्या ये किसी महान राजा किंग लेवल का वंशज है? इतनी कम उम्र में 100 अरब खर्च करना मामूली बात नहीं है। आर्यन ने सफलतापूर्वक वह तकनीक अपने नाम कर ली। लेकिन असली खजाना तो अब आने वाला था। ड्रैगन रक्त बेल का रस, ड्रैगन ब्लड वाइन जूस। यह एक महान योद्धा, ग्रेट मार्शल वॉरियर को अगले स्तर पर पहुंचने में 30% तक मदद कर सकता है। शुरुआती बोली 10 अरब। आर्यन ने अपनी खोज प्रतिभा, ट्रेजर सीकिंग टैलेंट सक्रिय की। उस बोतल से पीली रोशनी निकल रही थी। यह एक पीले ग्रेड, येलो ग्रेड का खजाना था। यह उन लोगों के लिए अमृत समान था जिनकी प्रतिभा औसत थी और जो अगले स्तर पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंततः वह बोतल 60 अरब में बिकी। नीलामी अपने अंतिम पड़ाव पर थी। एक ऐसी वस्तु मंच पर लाई गई जिसे कपड़े से ढका गया था। नीलामी संचालक ने कहा, यह वस्तु विशेष है। हमारे विशेषज्ञ भी इसका सही आकलन नहीं कर पाए हैं। जिसने इसे हमें दिया है उसके अनुरोध पर हम इसे नीलाम कर रहे हैं। शुरुआती बोली 1 अरब। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी खोज प्रतिभा से उसे परखने की कोशिश की, लेकिन वहां सुरक्षा कवच लगा था। वह उत्सुक था कि आखिर उस पर्दे के पीछे क्या छिपा है। ये किस तरह का खजाना है जो इतना रहस्यमयी है? किसी ने उत्सुकता से पूछा। नीलामी संचालक ने कपड़े को हटाया जिससे एक बड़ा बक्सा सामने आया। बक्से की ऊंचाई लगभग एक इंसान के बराबर थी और उसकी सतह पर कई जटिल आकृतियां बनी थीं जो ये दर्शाती थीं कि इस पर एक सुरक्षा कवच फॉर्मेशन लगा है। जैसे ही बक्सा खुला, भीतर से एक विशाल अंडा दिखाई दिया। वह पूरी तरह सुनहरे रंग का था और उसमें से जीवन की धड़कन महसूस की जा सकती थी। क्या ये किसी हिंसक जानवर का अंडा है? किसी ने भ्रमित होकर पूछा। संचालक ने बताया, यह एक अंडा तो है, लेकिन इसमें किसी हिंसक जानवर जैसी कोई गंध या आभा और अर्थ नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसका कवच अत्यंत मजबूत है। एक योद्धा, ग्रैंडमास्टर भी इसे नहीं तोड़ सकता और यहाँ तक कि एक सम्राट किंग लेवल की दिव्य दृष्टि भी इसके भीतर नहीं झांक सकती। चूंकि इसे सेने हैचिंग का तरीका अज्ञात है, इसलिए इसकी शुरुआती बोली केवल 1 अरब रखी गई है। भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। कोई इसे भविष्य का शक्तिशाली साथी मान रहा था तो कोई इसे महज एक जीवित सजावट की वस्तु। बोली लगनी शुरू हुई और देखते ही देखते कीमत बनने लगी। आर्यन उस अंडे को एकटक देख रहा था। अपनी खोज प्रतिभा, ट्रेजर सीकिंग टैलेंट के जरिए उसने देखा कि वह अंडा किसी दिव्य उपहार की तरह सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। नकल करने की शक्ति, कॉपी टैलेंट। आर्यन ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह काम करेगी, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन चमक उठी। प्रजाति, रण रक्त स्वर्गीय ड्रैगन, वो ब्लड हेवनली ड्रैगन। रक्त संबंध प्रतिभा, शक्ति प्रतिभा, उड़ान प्रतिभा, गति प्रतिभा, रक्षा प्रतिभा। आर्यन दंग रह गया। उसने आज तक इतनी सारी प्रतिभाओं वाला जीव कभी नहीं देखा था। ये तो एक पौराणिक ड्रैगन का अंडा है और ये मूर्ख इसे मामूली समझकर नीलाम कर रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा। प्रतिभाओं के स्तर, लेवल अभी दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसका अर्थ था कि यह जीव अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। मुझे इसे हर हाल में खरीदना होगा। भविष्य में जब मैं इस पर सवार होकर आसमान में उड़ूंगा तो वह दृश्य कितना भव्य होगा। आर्यन ने मन बना लिया। बोली बती गई, 200 अरब, 400 अरब।
अंत में केवल सबसे अमीर योद्धा ही मैदान में बचे थे। 800 अरब। आर्यन ने एक ऐसी कीमत बोली जिसने बाकी सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अन्य योद्धाओं को लगा कि एक अज्ञात अंडे पर इतना पैसा लगाना जोखिम भरा है। इस तरह आर्यन ने सफलतापूर्वक ड्रैगन का अंडा जीत लिया। नीलामी समाप्त हुई। आर्यन अपना सामान लेकर मार्शल पवेलियन से बाहर निकला। उसे आभास हुआ कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसने अपनी स्थानिक समझ, स्पेशल परसेप्शन और टेलीपोर्टेशन का उपयोग कर उन्हें आसानी से चकमा दे दिया। घर वापसी और रहस्योद्घाटन। घर पहुंचकर आर्यन ने सबसे पहले सम्राट स्तरीय किंग लेवल अनुभव की किताब खोली। इसमें महान योद्धा विक्रम जैसे दिग्गजों के शोध लिखे थे। आर्यन को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अगले स्तर ग्रैंड मास्टर पर पहुंचने के बारे में मिली। किताब में लिखा था, अगले स्तर पर जाने से पहले आपकी नींव फाउंडेशन का मजबूत होना अनिवार्य है। यदि नींव अधूरी रही तो आप कभी भी सम्राट स्तर किंग लेवल की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। एक पूर्ण नींव के लिए आपको अपनी त्वचा, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त के शोधन की सीमाओं को तोड़ना होगा। ब्रेकिंग थ्रू लिमिट्स। आर्यन सन्न रह गया। उसने पहली बार सीमाओं को तोड़ने के बारे में सुना था। शुक्र है मैंने ये किताब पढ़ ली। अगर मैं जल्दबाजी में अगले स्तर पर पहुंच जाता तो मेरी नींव अधूरी रह जाती और मुझे जीवन भर पछताना पड़ता। क्या आप चाहते हैं कि मैं अध्याय 44 पर बढ़ूं, जहां आर्यन अपनी नींव को पूर्ण बनाने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ना शुरू करता है? अध्याय 44 पूर्ण नींव बनाने की विधि। सीमाओं को तोड़ना, ब्रेकिंग द लिमिट। आखिर मैं इसे कैसे तोड़ूं? आर्यन ने माथे पर बल देते हुए सोचा। वह एक पूर्ण नींव, परफेक्ट फाउंडेशन बनाना चाहता था, लेकिन महान सम्राट विक्रम के शोध के अनुसार डायमेंसी बेस में आज तक कोई भी अपनी सीमाओं को तोड़कर ऐसी नींव नहीं बना पाया था। जोंगहाई सुपर बेस में शायद कुछ ऐसे योद्धा हों, पर वे निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ होंगे। आर्यन ने किताब पढ़ना जारी रखा, जिसमें सम्राट ने 2 संभावित समाधान दिए थे। पहला तरीका, दुनिया के दुर्लभ खजानों का उपयोग करना, लेकिन यह इतना खर्चीला है कि एक सम्राट भी अपने शिष्य के लिए इसे वहन नहीं कर सकता। दूसरा तरीका, विशेष प्रतिभाओं, टैलेंट्स का उपयोग करना। त्वचा के शोधन के लिए रक्षा प्रतिभा, डिफेंस टैलेंट, मांस के लिए शक्ति प्रतिभा, पावर टैलेंट, हड्डियों के लिए अस्थि प्रतिभा और रक्त के लिए रक्त संबंध प्रतिभा। शरीर के आंतरिक अंगों के लिए गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का उपयोग कर उन्हें तोड़कर फिर से बनाना। ये पका आर्यन का दिल खुशी से झूम उठा। दूसरों के लिए यह असंभव था, क्योंकि एक इंसान के पास इतनी सारी प्रतिभाएं नहीं हो सकती, लेकिन आर्यन के पास नकल करने की शक्ति, कॉपी टैलेंट थी। इसका मतलब है कि मुझे भविष्य में उच्च स्तरीय रक्षा, शक्ति, अस्थि और रक्त प्रतिभाओं को कॉपी करना होगा। आर्यन ने निर्णय लिया। नई तकनीक का अभ्यास। आर्यन ने नीलामी में खरीदी हुई बैंगनी रक्त शोधन तकनीक, पर्पल ब्लड बॉडी टेम्परिंग टेक्निक निकाली। यह एक उच्च स्तरीय अमृत ऊर्जा शोधन विधि थी। जैसे ही उसने इसे सीखा, वह विरासत रत्न टूटकर बिखर गया। ये तकनीक अद्भुत थी। इसमें शरीर के हर हिस्से के लिए अलग अलग अभ्यास थे। बैंगनी रक्त त्वचा शोधन, बैंगनी रक्त अस्थि शोधन, बैंगनी रक्त कंपन तकनीक आंतरिक अंगों के लिए। आर्यन ने अभ्यास शुरू किया। उसने पाया कि उसकी त्वचा, जो पहले अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी, अब फिर से परिष्कृत हो रही थी। अगले 2 महीनों तक आर्यन घर से बाहर नहीं निकला और पूरी तरह साधना में डूब गया। 2 महीने बाद शक्ति का नया स्तर। 1 महीने के कठिन परिश्रम के बाद आर्यन की शारीरिक शक्ति 3 लाख किलो से बढ़कर 6,80,000 किलो हो गई। इस दौरान उसने अपनी कॉपी करने की शक्ति का उपयोग कर एक जानवर से उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिभा और एक वज्र जीव से उच्च स्तरीय वज्रस्थी प्रतिभा, वज्र बोन टैलेंट भी हासिल कर ली थी। दूसरे महीने के अंत तक आर्यन की शारीरिक शक्ति 10 लाख किलो, 1 मिलियन तक पहुंच गई, जो एक महान योद्धा, ग्रेट मार्शल वॉरियर की अधिकतम सीमा है। आर्यन ने अपनी ताकत का हिसाब लगाया। मूल शक्ति, एक हाथी की शक्ति 10 लाख किलो। अमृत ऊर्जा यूएन पावर के साथ 2 हाथी की शक्ति। शक्ति प्रतिभा के साथ 20 हाथी की शक्ति। हरित वायु प्रहार के साथ कुल 120 हाथी की शक्ति। उसकी गति भी अब ध्वनि की गति से 120 गुना अधिक हो चुकी थी। ये गति किसी भी शीर्ष योद्धा, ग्रैंड मास्टर से कहीं ज्यादा थी और केवल एक सम्राट ही उसकी बराबरी कर सकता था। मैंने महान योद्धा की सीमा को छू लिया है। अब मेरा अगला लक्ष्य है अपनी सीमाओं को तोड़कर एक पूर्ण नींव तैयार करना। आर्यन की आंखों में अटूट संकल्प और जुनून था। त्वचा का शोधन पहली सीमा थी जिसे तोड़ना अनिवार्य था, इसलिए आर्यन एक उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिभा, टॉप लेवल डिफेंस टैलेंट को कॉपी और फ्यूज करने के लिए तैयार था। इंसानों में ऐसी प्रतिभा वाले योद्धा बहुत कम थे। डायमेंसी बेस में अब तक किसी के पास उच्च स्तरीय या शीर्ष स्तरीय रक्षा प्रतिभा होने की खबर नहीं थी। वहां सबसे ज्यादा मध्यम स्तरीय रक्षा प्रतिभा ही पाई जाती थी। हालांकि हिंसक जानवरों के बीच ऐसी प्रतिभाएं काफी आम थीं। आर्यन ने सोचा, पिछली बार मैं भाग्यशाली था कि मुझे एक उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिभा वाला जानवर मिल गया, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती।
चारों शीर्ष प्रतिभाओं को डायमंड सी बेस में ढूंढना नामुमकिन है, मुझे जंगलों वाइल्ड्स की ओर जाना ही होगा। आर्यन ने जाने से पहले अपनी बहन प्रिया की सुरक्षा के लिए रक्त, लिटिल ब्लड और अपने दूसरे पालतू जानवर को कड़े निर्देश दिए। चूंकि रक्त अब एक शीर्ष स्तरीय जानवर बन चुका था और उसकी गति सम्राट स्तर के बाद सबसे तेज थी, इसलिए आर्यन अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत था। 5 चूहे। जैसे ही आर्यन डायमंड सी बेस के सुरक्षा घेरे को पार कर जंगल में दाखिल हुआ, 5 योद्धाओं ग्रैंड मास्टर्स ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। 5 छोटे चूहे। आर्यन ने अपनी स्थानिक समझ, स्पेस परसेप्शन से उन्हें महसूस किया और मन ही मन मुस्कुराया। वह जानता था कि नीलामी में 190 अरब खर्च करने के बाद उसे एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा जाएगा। आर्यन के पास 2 रास्ते थे, या तो वह अपनी 120 गुना ध्वनि की गति से उन्हें पीछे छोड़ दे या उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दे। उसने दूसरा रास्ता चुना। जैसे ही वे बादल वन क्लाउड सी फॉरेस्ट के करीब पहुंचे, उन 5 योद्धाओं ने हमला कर दिया। उनकी गति ध्वनि से 20 गुना ज्यादा थी, जो किसी भी सामान्य योद्धा के लिए काल के समान थी। चींटियां। आर्यन बुदबुदाया। अगले ही पल ध्वनि से 120 गुना तेज गति के साथ आर्यन ने छाया प्रहार शैडो किल का उपयोग किया। पलक झपकते ही उन 5 योद्धाओं के सिर धड़ से अलग हो गए। वे समझ भी नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ। आर्यन ने उनके संग्रह बैग, स्टोरेज बैग्स लिए और जंगल की गहराई में ओझल हो गया। जंगल की खोज। आर्यन कई दिनों तक बादल वन में भटकता रहा। अपनी स्थानिक समझ की मदद से वह अब 5000 मीटर के दायरे में सब कुछ देख सकता था। 5 दिन बीत गए और आखिर उसे अपना पहला शिकार मिल गया। काला कवच वाला भालू, ब्लैक आर्मर्ड बेयर। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जानकारी के अनुसार इस भालू के पास उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिभा और उच्च स्तरीय शक्ति प्रतिभा थी। यह अपने स्तर के जानवरों में एक सम्राट की तरह था। यही है वो। आर्यन तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसे कॉपी करने के लिए भालू के 600 मीटर के दायरे में आना था। अध्याय 45। त्वचा शोधन की सीमा को तोना। आर्यन की गति अत्यंत तीव्र थी। पलक झपकते ही वह काले कवच वाले भालू के करीब पहुंच गया और उससे लगभग 500 मीटर दूर एक विशाल पेड़ पर छिप गया। उसने अपनी आभा और पूरी तरह छिपा ली थी। सबसे पहले कॉपी। आर्यन ने भालू की उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिभा, हाई लेवल डिफेंस टैलेंट को कॉपी किया और तुरंत उसे अपने भीतर समाहित मर्ज करना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद प्रक्रिया पूरी हुई। आर्यन बुदबुदाया, मैं महसूस कर सकता हूँ। ये शीर्ष स्तरीय टॉप लेवल बनने के बस एक कदम दूर है। मेरा अनुमान सही था, 3 उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिभाओं को मिलाकर एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा बनाई जा सकती है। उसने देखा कि भालू एक विशाल सांप से लड़ रहा था। भालू की रक्षा शक्ति इतनी अभेद्य थी कि सांप के प्रहार उसका कुछ नहीं बिगा पाए। अंत में भालू ने सांप को चीर दिया और उसकी लाश घसीटते हुए एक गुफा की ओर ले गया। आमतौर पर ये भालू जोड़ों में रहते हैं। अगर मैं इसके पीछे जाऊं तो मुझे मादा भालू भी मिल जाएगी, आर्यन ने सोचा और पीछे लग गया। गुफा के बाहर पहुंचकर आर्यन ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। गुफा के भीतर सचमुच एक मादा भालू थी जिसके पास भी उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिभा थी। आर्यन ने बिना देर किए उसकी शक्ति को भी कॉपी कर लिया। मुझे खेद है, लेकिन मुझे तुम्हारी उच्च स्तरीय शक्ति प्रतिभा भी चाहिए। अभी मैं उसे कॉपी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा और तुम्हारे शरीर को सहेज कर रखना होगा ताकि अगले महीने मैं तुम्हारी शक्ति भी ले सकूं, आर्यन ने मन ही मन कहा। आर्यन को हिंसक जानवरों को मारने में कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में इन्हीं जीवों ने अनगिनत इंसानों का शिकार किया था। एक तरफा लड़ाई में आर्यन ने दोनों भालुओं को मार गिराया और उनके विशाल शरीर अपने 200 क्यूबिक मीटर के पोर्टेबल स्पेस में सुरक्षित रख लिए। शीर्ष स्तरीय रक्षा और सीमा का टूटना। गुफा के भीतर ही आर्यन ने दूसरी रक्षा प्रतिभा को समाहित करना शुरू किया। इस बार दर्द असहनीय था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी त्वचा हजारों बार फटी और फिर से जुड़ी हो। जब दर्द शांत हुआ तो उसके सिस्टम पर चमक उठा। रक्षा प्रतिभा, शीर्ष स्तरीय टॉप टियर। अब समय है ये जांचने का कि क्या सम्राट विक्रम का अनुमान सही था, आर्यन ने उत्साहित होकर कहा। उसने अपनी शीर्ष स्तरीय रक्षा प्रतिभा सक्रिय की, जिससे उसकी रक्षा शक्ति 20 गुना बढ़ गई। फिर उसने बैंगनी रक्त शोधन तकनीक का अभ्यास शुरू किया। अचानक उसे अपनी त्वचा में एक झंझनाहट महसूस हुई। यह अद्भुत है, आर्यन खुशी से झूम उठा। उसकी त्वचा, जो शोधन की अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी थी, अब फिर से परिष्कृत हो रही थी। शीर्ष स्तरीय प्रतिभा ने सचमुच शारीरिक सीमा को तोड़ दिया था। अगले 26 दिनों तक आर्यन उसी गुफा में साधना करता रहा। वह भारी मात्रा में उच्च स्तरीय जानवरों का रक्त पीता और अपनी त्वचा को और मजबूत बनाता। हर दिन उसकी त्वचा का सार एसेंस बदल रहा था। साधना के 26वें दिन उसे एक सूक्ष्म रुकावट बॉटलनेक महसूस हुई। उसने एक साथ दर्जनों जानवरों के रक्त का सेवन किया और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उस रुकावट पर प्रहार किया। अचानक तड़ाक, वह रुकावट टूट गई। वातावरण की अमृत ऊर्जा युआनची पागलों की तरह आर्यन के शरीर में समाने लगी।
उसकी त्वचा का अंतिम रूपांतरण पूरा हो चुका था। आर्यन समझ गया, उसने सफलतापूर्वक त्वचा शोधन की पहली सीमा को तोड़ दिया था और एक नए स्तर पर पहुंच गया था। चलो अब अपनी रक्षा शक्ति का परीक्षण करते हैं। आर्यन ने जांच की और पाया कि उसकी रक्षा क्षमता पहले जैसी ही थी, बस एक अंतर था, अब बिना उपचार प्रतिभा हीलिंग टैलेंट का उपयोग किए भी उसकी त्वचा के घाव भरने की गति बहुत तेज हो गई थी। अजीब है, क्या त्वचा शोधन की सीमा तोड़ने से सिर्फ घाव भरने की गति बती है? आर्यन ने सोचा। तभी उसने फिर से अपनी शीर्ष स्तरीय रक्षा प्रतिभा सक्रिय की। अचानक एक विशेष अनुभूति हुई। रक्षा प्रतिभा उसकी त्वचा के साथ किसी निशान की तरह जुड़ती जा रही थी। उसे लगा कि यदि यह प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसकी प्रतिभा एक नए और शक्तिशाली रूप में बदल जाएगी। आर्यन समझ गया कि सम्राट विक्रम का अनुभव यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने खुद कभी कोई सीमा नहीं तोड़ी थी। उसने सुना था कि शीर्ष स्तरीय टॉप टियर की अंतिम सीमा है, लेकिन उसे अब यकीन था कि इसके ऊपर भी कुछ है। यदि शीर्ष स्तरीय शक्ति प्रतिभा ताकत को 20 गुना बढ़ाती है, तो अगली श्रेणी इसे 50 गुना या उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। शायद पूर्ण नींव परफेक्ट फाउंडेशन बनाने के बाद ही मेरी रक्षा प्रतिभा पूरी तरह त्वचा में समा जाएगी और अगले स्तर पर पहुंचेगी। ये सोचकर आर्यन ने फिलहाल इस विचार को छोड़ दिया और अपना ध्यान छुरा बोध नाइफ इंटेंट पर लगाया। वर्तमान में उसका छुरा बोध 10% था। रजत स्तरीय सिल्वर लेवल तकनीकों को सीखने के लिए उसे इसे 20% से ऊपर ले जाना था। उसने अभ्यास शुरू किया और अगले 4 दिनों में इसे 11% तक पहुंचा दिया। शक्ति की सीमा को चुनौती। अब शक्ति प्रतिभा को कॉपी करने का समय है। आर्यन ने अपने पोर्टेबल स्पेस से उन 2 काले कवच वाले भालुओं की लाशें निकालीं। उसने उनकी उच्च स्तरीय शक्ति प्रतिभा को कॉपी किया और अपने भीतर समाहित मर्ज कर लिया। दर्द भयानक था, लेकिन अंततः उसकी प्रतिभा बदल गई। शक्ति प्रतिभा शीर्ष स्तरीय टॉप टियर। आर्यन उत्तेजित हो गया। शीर्ष स्तरीय शक्ति प्रतिभा प्रहार को 20 गुना बढ़ाती है और उसकी तकनीक हरित वायु प्रहार इसे 6 गुना बढ़ाती है। तो क्या ये कुल 120 गुना 20x6 हो जाएगा? उसने गुफा के बाहर जाकर परीक्षण किया। शीर्ष स्तरीय शक्ति प्रतिभा सक्रिय। हरित वायु प्रहार प्रहार करो। एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन पर 1 किलोमीटर लंबी गहरी खाई बन गई और रास्ते के सारे पेड़ धूल में मिल गए। लेकिन आर्यन ने माथे पर बल दिया। यह 120 गुना नहीं, बल्कि केवल 100 गुना प्रहार है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सीमा है जिसे मैं अभी तक पार नहीं कर पाया हूं। फिर भी वह संतुष्ट था। उसने गणना की। उसकी शारीरिक शक्ति एक हाथी की शक्ति 10 लाख किलो थी। अमृत ऊर्जा के साथ ये 2 हाथी हो गई। अब 100 गुना प्रहार के साथ उसकी कुल ताकत 200 हाथी की शक्ति तक पहुंच गई थी। यह एक सामान्य योद्धा ग्रैंड मास्टर की अधिकतम ताकत के बराबर थी। अब उसे किसी साधारण योद्धा से डरने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे मांसपेशियों के शोधन मसल रिफाइनमेंट की सीमा को तोड़ना है। आर्यन ने बैंगनी रक्त मांसपेशी शोधन कला का अभ्यास शुरू किया। उच्च स्तरीय जानवरों के रक्त की मदद से उसने अनुमान लगाया कि 1 महीने के भीतर वह इस दूसरी सीमा को भी पार कर लेगा। वह पागलों की तरह साधना में जुट गया। देखते ही देखते 28 दिन और बीत गए।